बढ़ेंगे प्रदेश की पहली गोल्ड माइन को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की मिनरल कंपनी ने लगाया स्वर्ण खदान में अड़ंगा। इस कंपनी ने किया था स्वर्ण अयस्क सर्वेक्षण का कार्य। फिर साल 2012 में हाईकोर्ट में खदान में खनन अधिकार को लेकर कंपनी पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के हक में फैसला दिया, क्योंकि हाईकोर्ट गई थी और उसके बाद देखिए फैसला यहां पर आया। अब 17 मई को खान विभाग ने खदान की ऑनलाइन नीलामी की है। रतलाम की फर्म सैयद ओवैस अली ने रिजर्व प्राइस की 65.30% बोली लगाई। 22 जून 2024 को फर्म को प्रीफर्ड बीडर किया गया घोषित। 5 जुलाई 2024 को खान विभाग में 100 करोड़ की पहली किस्त जमा कराई। राज्य सरकार को एलओआई मंजूरी के लिए 15 जुलाई 2024 को प्रस्ताव भेजा। फिर एलओआई क्षेत्र में 6.2703 हेक्टेयर चारागाह भूमि, 606.2817 वन भूमि और 2.3428 आबादी भूमि। खदान का कुल क्षेत्र है गनोड़ा और घाटोल की 940.26 हेक्टेयर भूमि। अब ऑस्ट्रेलियाई कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण पहुंची है। भारत सरकार पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगी। ऐसे में कई तरह के सवाल भी हैं, उन सवालों को विस्तार से समझेंगे, जवाब देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, इस पूरी खबर को लेकर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह से अपना पक्ष रखा गया था और फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर। देखिए इंदु, अगर हम गोल्ड माइन की बात करें तो राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और राजस्थान देश का ऐसा चौथा राज्य बना जहां स्वर्ण भंडार मिले। और खास बात यह कि बांसवाड़ा के जगपुरा भूकिया का जो क्षेत्र है वहां पर ये स्वर्ण भंडार मिले और उसके बाद एक ब्लॉक तैयार किया गया खान विभाग की तरफ से इस भूकिया जगपुरा ब्लॉक को लेकर के, और इसका ऑक्शन आयोजित किया गया। मई के अंदर इसका ऑक्शन होता है जी। मई में ऑक्शन होने के बाद तमाम जो प्रक्रिया है उसको खान विभाग अपनाता है। लेकिन देखिए खास बात इसको समझने वाली बात यह है कि चूंकि हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद चौथे ऐसे राज्य बने जब जहां स्वर्ण भंडार मिले, और कहा यह जाता है कि ये जो भूकिया जगपुरा का जो ब्लॉक है बांसवाड़ा का, यहाँ देश का 25% स्वर्ण भंडारों का जो हिस्सा है वो 25% हिस्सा इस माइंस के अंदर माना जाता है। और इसके लिए जब क्योंकि मामला 2011-12 से चल रहा था, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जो थी वो इसको उसने यहाँ सर्वेक्षण किया था गोल्ड का, तो उसमें वो बार बार हक जता रही थी कि इसमें माइनिंग का अधिकार भी हमें ही दिया जाए। और मामला फिर 2012 में हाईकोर्ट में चला गया और पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के हक में फैसला दिया और उसके बाद खान विभाग ने इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है मई के अंदर। उसके बाद सैयद ओवैस अली शाह जो रतलाम के हैं उन्होंने इसमें ऑक्शन में वो आए और सबसे उच्च बोली लगाकर इस ब्लॉक को अपने नाम भी कर लिया। लेकिन खास बात यह है कि जब तक एलओआई जारी नहीं की जाती टेक्निकली किसी भी ब्लॉक की, तब तक आपका उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं होता है, क्योंकि सरकार को एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी करना होता है कि ये कंपोजिट लाइसेंस आपको दिया जा रहा है, आप यहाँ माइनिंग करेंगे और अब आप इसके लिए अधिकृत हैं। लेकिन खेल देखिए कि इस कंपनी ने जून के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए इसको निवेश करना था, 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जमा करा दी। कंपनी को इस बात का पता था कि मामला इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन के अंदर है और एलओआई जारी करना इसमें बहुत मुश्किल साबित होगा। उसके बावजूद तमाम यहाँ पर प्रक्रिया को अपनाया गया। खान विभाग की भी इसमें गलती थी, क्योंकि मामला जब इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन के अंदर था तो आपको क्या ऑक्शन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और कर दिया ऑक्शन तो एलओआई कैसे जारी कर पाएंगे। लेकिन कंपनी को फायदा ये होगा, कंपनी ने 100 करोड़ रुपए आनंद फानंद में इसलिए जमा करा दिए क्योंकि कंपनी चाहती थी कि इस मामले को और ज्यादा ना खींचा जाए और इससे पहले ही अगर इससे कोई फायदा हो सकता है वो फायदा लिया जाए। फायदा ये हुआ कंपनी को कि कंपनी के जो शेयर ओवैस मेटल जो कंपनी है उसके जो शेयर हैं उनकी मार्केट में कीमत उस समय 200 से 250 रुपए के आसपास चल रही थी। और जैसे ही कंपनी ने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि अब उनके पास देश की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है, कंपनी के जो शेयर हैं वो रातों रात बढ़कर के 1569 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि 250 रुपए का शेयर अगर 1550 पौने 1600 रुपए के स्तर पर पहुंचेगा तो कंपनी को कई सौ करोड़ रुपए का इससे फायदा हुआ। और अभी भी कंपनी के जो शेयर की कीमत 1210 रुपए 1215 रुपए के आसपास चल रही है और उसका बेस सिर्फ एक है कि उसके पास राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी भूकिया जगपुरा गोल्ड माइन है उसके पास है। अब 15 जुलाई को खान विभाग राज्य सरकार को एक लेटर प्रेषित करता है कि इसके अंदर एलओआई जारी की जाए, और एलओआई जारी करने का हक चूंकि राज्य सरकार के पास होता है, सूबे के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा वो ही खान मंत्री भी हैं, लेकिन चूंकि मामला इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन में था तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बढ़ जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ने की वजह से संवेदनशीलता से पूरा फैसला दिया गया खान मंत्री के द्वारा और उन्होंने इसकी एलओआई जारी करने के अभी तक आदेश नहीं दिए। उसके बावजूद कंपनी लगातार बिना एलओआई जारी किए
पिछले 5 महीने से इसके अंदर काफी पैसा कमा रही है। काफी पैसा इस महीने में कि उसके शेयरों की कीमत बढ़ गई है, और कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ गई है कि कंपनी बार बार इस बात का प्रचार प्रसार कर रही है कि उसके पास देश की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। अब सवाल ये उठता है, जब विशेषज्ञों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर जब तक LOI जारी नहीं की, कंपनी इस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकती। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या खान विभाग LOI जारी करने से मना करेगा, क्या खान विभाग इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सैयद ओवैस अली जो फर्म है, जो फर्म रतलाम की है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा, क्या इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा पूरे ऑक्शन को। क्योंकि इसमें सवाल ये उठता है कि ये अगर LOI जारी नहीं होती तो कंपनी को तो 100 करोड़ रुपए वापस भी मिल जाएंगे। राज्य सरकार को, खान विभाग को क्या मिला? हमारा सोना, हमारी जमीन, हमारी पूरी प्रक्रिया हमने अपनाई, हमने निवेश के लिए पूरा एक माहौल तैयार किया, उसमें निवेश होना था, रोजगार मिल रहा था लोगों को, वो तमाम चीजें अटक गई। अटकने से नुकसान ये हुआ कि राज्य सरकार को, कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना, यानी ना हमारा सोना हमको नहीं मिल पाया। उसमें खदान की प्रक्रिया शुरू होनी थी, हम देश के चौथे राज्य बनने थे जहां खदान का जो उत्पादन होना था गोल्ड का, वो हमारे यहाँ शुरू नहीं हो पाया, और पता नहीं कब शुरू होगा। क्योंकि मामला अगर इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन के अंदर है, अगर अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण उसके अंदर अगर फैसला है, तो पता नहीं कितना समय लगेगा उसको आने में। तो तब तक क्या LOI जारी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और कंपनी को किसने ये हक दिया कि वो ये बताए कि उसके पास गोल्ड माइन है, और इससे अपने शेयरों के, शेयर मार्केट के अंदर अपने जो शेयर हैं उनके जो दाम है उनको बढ़ा सके। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोचे समझे तरीके से पूरा ताना बाना बुना गया। इसमें उसको बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, उस कंपनी को, ओवैस मेटल को इसलिए नुकसान नहीं हुआ सैयद ओवैस अली शाह को कि उसने 100 करोड़ दिए, उसको पता है 100 करोड़ सुरक्षित है, LOI जारी नहीं हुई तो मिल ही जाएंगे। और उसका फायदा ये हुआ कि 8,000 करोड़ का निवेश करना था, वो भी राजस्थान में उसको निवेश नहीं करना पड़ा। और कंपनी को बताया तो जा रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 1569 तक अगर शेयर की रेट पहुंची है तो इससे कंपनी को 2 से 2,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यानी उस कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, एक ऑक्शन में आई और 2,000 करोड़ रुपए कमा जाती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मामला बड़ा संवेदनशील है। इसको राइजिंग राजस्थान से पहले, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के दौर में सुनने भी आ रहा है कि कंपनी 8,000 करोड़ रुपए का MOU भी करना चाह रही थी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब देखना होगा कि जब पूरा मामला खुल गया उसके बाद राज्य सरकार किस तरह का फैसला लेती है, इस LOI को जारी करने से मना करती है या फिर पूरी ऑप्शन की प्रक्रिया करती है। तो तमाम जो बातें हैं बिल्कुल निर्मल जी, जिस तरह से यहाँ पे जो ओवैस अली की फर्म है उसको तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है, क्योंकि शेयर में भारी उछाल यहाँ पर देखने को मिला निर्मल जी। लेकिन अगर बात करें राज्य सरकार की, क्योंकि पूरा निवेश का माहौल बनाना, सोना हमारा सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे बेनिफिट किसको मिला? किसी और फर्म को। ऐसे में क्या लग रहा है कि भविष्य के लिए किस तरह से रणनीति रहेगी और क्या कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है? देखिए इंदु, मैं जैसा बता रहा था कि चूंकि एक ये तो पहली माइन थी भूकिया जगपुरा, अब दूसरी डुगोचा माइन भी है जिसको अभी हिंदुस्तान जिंक के खाते में हो गई है ऑक्शन के अंदर। तो गोल्ड, हमारे पास इतना गोल्ड का भंडार है, उसके बावजूद अगर इस तरह की प्रक्रिया में खामियां रहती है तो ये भी देखना होगा कि वो खान विभाग के कौन जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको इस बात का पता था कि मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में है, उसके बावजूद उन्होंने ऑक्शन की प्रक्रिया इस बिना पर अपना ली कि हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया था। अच्छी बात है, पक्ष में फैसला दे दिया था, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई मामला जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फर्म है वो दुनिया की चुनिंदा उन फर्मों में है जो गोल्ड माइनिंग करती है दुनिया में अलग अलग कोने में, तो निश्चित तौर पर उसका देखना था, उसका पक्ष भी, और उसके बावजूद ऑक्शन की प्रक्रिया अपना दी। आप आनंद फानन में ऑक्शन की प्रक्रिया अपना लेते हैं, उसके बाद 100 करोड़ रुपए भी कंपनी से पहले किस्त के तौर पर ले लेते हैं, और कंपनी को इस बात के लिए भी कह देते हैं कि हाँ 8,000 करोड़ के निवेश है जो राइजिंग राजस्थान के तहत आपसे निवेश का MOU भी कर लिया जाएगा। लेकिन पूरे मामले में विधिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। लेकिन अब चलो सब कुछ हो गया, उसके बावजूद अब देखना यह है कि वो कंपनी जिसने कोई निवेश नहीं किया, अभी मात्र 100 करोड़ रुपए जमा कराए, ऑक्शन में आ गई, उस कंपनी के खिलाफ आप क्या कोई कानूनी एक्शन लेगी सरकार? क्योंकि लेनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना यह है कि जब तक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI आप कंपोजिट लाइसेंस की या माइनिंग लाइसेंस की आप जारी नहीं कर देते, तब तक किसी भी कंपनी को इस बात का हक नहीं होता कि उसका मालिकाना हक जताए, क्योंकि उस पर राज्य सरकार का ही तब तक हक होता है। तो सोने के 25% देश के जो भंडार है, स्वर्ण भंडार, उनमें से 25% हिस्सा राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान को उसका हक मिलना चाहिए। हमारे यहाँ अगर 8,000 करोड़ का निवेश होता, 800 लोगों को रोजगार भी इससे मिलता, तो कितना बड़ा फायदा होना था। और अगर गोल्ड की जब माइनिंग शुरू हो जाती तो सरकार को रॉयल्टी के पेटे, प्रीमियम के पेटे सैकड़ों करोड़ रुपए जो हर साल मिलते, सरकार उससे भी महरूम है। अब मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में, पता नहीं कब उसका फैसला आएगा, कब इस
जिसकी एलओआई जारी होगी, लेकिन उस कंपनी के तो वारे नारे हो गए जिसके पास अभी ना तो गोल्ड की माइन है, सिर्फ वो ऑप्शन में आई और 1.5-2 हजार करोड़ रुपए कमा जाती है। तो पूरे मामले में अब भी मौका है कि विधिक प्रक्रिया को अपनाया जाए, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह का कृत्य अगर कंपनी ने किया है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन सी विधिक इसमें प्रावधान है, इसमें जो एमएमडीआर जो एक्ट है उसके तहत किस तरह के प्रावधान है, क्योंकि मेजर मिनरल कंसेशन रूल्स जो होते हैं उसको केंद्र सरकार तय करती है, तो उसमें देखना तो होगा कि विधिक प्रक्रिया किस तरह की अपनाई जाएगी। लेकिन सामान्यतः जिस तरह की चर्चा हो रही है उसमें कह रहे हैं कि कंपनी को नैतिक रूप से इस बात का अधिकार नहीं था कि कंपनी ये मार्केट में शो करे कि अभी उसके पास गोल्ड माइन आ गई है और अपने शेयरों में उछाल लेकर के आए, क्योंकि कंपनी को तो सीधे तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो अब राजस्थान सरकार को ही देखना है कि किस तरह की प्रक्रिया अपनाया जाकर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की राज्य सरकार स्थिति में है या नहीं, क्योंकि पूरी एक विधिक प्रक्रिया इसको देखनी होगी। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यह है इंदु कि उस कंपनी ने तो बिना कुछ किए सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिए, और हमारा सोना, हमारी धरती और हमारा ही तमाम उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हमें 1 रुपया भी उसमें अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है। तो उसका सीधा नुकसान न केवल राज्य सरकार के उसको हुआ है कि राजस्व को हुआ है, साथ ही साथ खान विभाग की पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठने लगे, और जो दूसरे निवेशक है उन पर भी इसका कुप्रभाव इसलिए मायने में पड़ेगा, दुष्प्रभाव, कि अगर पहले ही विधिक प्रक्रिया अपनाई नहीं गई तो दूसरी जो आप खाना मेजर मिनरल की, चाहे मैंगनीज की बात हो, आयरन ओर की हो, कॉपर की हो, या रेयर अर्थ की हम बात करते हैं, बेस मेटल की बात करते हैं, तो क्या उसके जो ब्लॉक्स की जो ऑप्शन की प्रक्रिया है कहीं वो इस तरह के पचड़े में ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार, ये खान विभाग का जो पूरा एक सिस्टम है इसके ऊपर भी उंगली उठने लगी है। अब देखना होगा कि खान विभाग के जो निदेशक हैं भगवती प्रसाद कलाल, क्योंकि उनके दौर में ही तमाम ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो वो इसमें किस तरह का स्टेप लेते हैं। और खास बात ये देखिए कि भगवती प्रसाद कलाल का भी ट्रांसफर हुए काफी समय हो गया है, उसके बावजूद उन्होंने खान विभाग, खान निदेशक के पद को अभी तक नहीं छोड़ा है। तो ये तमाम ऐसा लगता है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक पूरी प्रक्रिया जो है उसी में कहते हैं ना पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। तो अब देखना तो यह है कि सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, कंपनी को इस बात का हक था या नहीं था, इसमें कौन सी विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर इसमें राज्य सरकार को तो सीधे सीधे तौर पर राज्य सरकार को, राज्य की जनता को, राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है। बिल्कुल नुकसान तो हुआ ही है निर्मल जी, अब देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या प्रक्रिया रहती है। फिलहाल